Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. So guys, हमने अपना लास्ट वाला पार्ट इस वाले क्वेश्चन के साथ छोड़ा था, इस सस्पेंस के साथ छोड़ा था कि नील कहाँ से मिल सकता था, ठीक है। और अब उसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में पता करेंगे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। ब्रिटेन बिना अपने इंटरेस्ट के तो इंडिया में नहीं इन्वेस्ट कर सकता था, नहीं इंटरेस्ट ले सकता था उस चीज़ में। अब देखते हैं कि नील कहाँ से मिल सकता था और इंडिया में ब्रिटेन की दिलचस्पी कैसे बढ़ी। यूरोप में बढ़ती मांग को देख के, किसकी? नील की। ऑब्वियसली नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे उपज बहुत अच्छी थी और बंगाल के साइड तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही नील की खेती बहुत तेज़ी से फैल रही थी। 1788 में देखें, यहाँ पे आपको डेटा देखिए क्या बोल रहा है। 1788 में 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% ही था, ओनली 30% वॉज। और 1810 में क्या हुआ? सिर्फ कुछ ही बहुत छोटे से टाइम पीरियड में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में, मतलब जो ब्रिटेन मंगाता था ना नील, उसमें भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। नाइस। बट इससे हमारी जो और ज़्यादा खेती थी ना, उसको नुकसान हो रहा था, जैसे गेहूँ चावल वगैरह वगैरह, जिसकी हमें नीड थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए खा तो ये कुछ भी लेते थे, बट अब एक इंसान खा रहा है, उसके फूड की कंज्यूम करने की कैपेसिटी में, और 1000 लोग खा रहे हैं, 10,000 लोग खा रहे हैं, तो ज़्यादा ही चाहिए ना। तो इस वजह से हमारी जो खेती थी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। नील का भले ही वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, बट जो हमारी नीड की चीज़ें थी ना, वो कम होती जा रही थी। उगते सूरज को तो सब सलाम करते ही है। तो जैसे जैसे कंपनी ने देखा और लोगों ने देखा कि नील का व्यापार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, नील में इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों ने क्या किया? अपनी नौकरियां छोड़ दी। अधिकारियों ने नील में, एजेंट्स ने, सब ने नील में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे आज के टाइम में भी देखते होंगे ना कि भाई जो स्टॉक अब जा रहा होगा, लोग उसकी तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उसकी तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होंगे। ये काम उस टाइम भी चलता था, ठीक है। इवन जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा भी नहीं होता था, कंपनी और नए नए बैंक कर्जा उन लोगों को देते थे ताकि उन लोगों का इन्वेस्टमेंट हो जाए और एक टाइम पीरियड के बाद उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाए। नील की खेती होती कैसे थी? 2 तरीक़ों से, निज और रैयती। निज मतलब पर्सनल लेवल पे। निज खेती की व्यवस्था में बागान का मालिक खुद काम करता था अपनी ज़मीन में, अब और नील उगाता था और उसको सेल आउट वगैरह को खुद ही करता था। बट यहाँ पे अगर ज़मीन उसकी है, काम कोई और कर रहा है, ज़मीन के मालिक ने हायर किसी और को किया है अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए, तो उसको रैयती व्यवस्था बोला जाता था। और या फिर दूसरे ज़मींदारों को भी ज़मीन भाड़े पे दे दी, कह देते थे कि भाई तुम उगाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, पर एक टाइम पीरियड बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट तुम मुझको दे देना। ऐसे करके मजदूरों को काम पे लगाकर नील की खेती करवाई जाती थी। बट निज खेती की क्या प्रॉब्लम आ रही थी? निज खेती की प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहूँगी, प्लीज़ अब तक वैसे तो मुझे लगता है कि आपने शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नोन के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़, इवन इससे अच्छी वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने के लिए खुद को मोटिवेट भी करती रहूं, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं समस्या क्या थी निज खेती में। बागान मालिकों को निज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। क्यों? क्योंकि आप कोई भी खेती कर रहे हैं, इट्स ऑब्वियस कि आपको उपजाऊ ज़मीन ही चाहिए।
अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है वो भी खेती के मामले में, तो आपको ज़्यादा ज़मीन चाहिए। ज़्यादा ज़मीन आपको मिल नहीं सकती क्योंकि उपजाऊ एरिया पे बस्ती ज़्यादा है। तो जो निज व्यवस्था थी, जो मालिक खुद से ज़मीन पे काम करना चाहते थे या फिर खुद से वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, उनको ज़मीन नहीं मिल रही थी। ज़मीन के लिए उन्होंने कोशिश की फैक्ट्री के आसपास की ज़मीन को लेने की, वहाँ पे उसको हथियाने की, उसको पट्टे पे लेने की और किसानों को वहाँ से हटवाने की। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और दूसरी मजबूरी, मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। अब एक अकेला इंसान ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े पे अकेला ही कैसे करेगा काम? लोग तो चाहिए, मज़दूर भी नहीं मिल पाते थे, ठीक है। और मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा तभी होती थी जब किसान धान की खेती में बिज़ी रहते थे, क्योंकि उसकी खेती करने का टाइम और नील की खेती करने का टाइम सेम नहीं होता था। तीसरी समस्याओं का ढेर है। अरे हम पढ़ी जब समस्या रहे हैं तो तीसरी समस्या गिन लीजिए। बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत होती थी, ठीक है। अब तक हमने कितनी प्रॉब्लम्स पढ़ ली है, कितने चैलेंजेस पढ़ लिए हम लोगों ने। पहले हमने चैलेंज पढ़ा, पहले तो वही ज़मीन, लैंड ही बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उसके बाद मज़दूर, लेबर, ठीक है। तीसरा, इसको उस टाइम मशीन्स तो नहीं होती थी इतनी, तो हल और बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। ये रही हमारी तीसरी समस्या, ठीक है। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी इंसान ने पहली वाली प्रॉब्लम टैकल कर दी कि चलो ठीक है, हथियार या ज़मीन, मज़दूरों की व्यवस्था कर दी, पर हल ही नहीं मिले, बैल ही नहीं मिले, ठीक है। तो ये आता था यहाँ पे तीसरा चैलेंज कि अगर किसी इंसान के पास है 1000 बीघा ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन पे चाहिए 2 हल, और अब आपको अपनी ज़मीन पे खेती करवाने के लिए 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। और हलों के होने से ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या था? उसका रख रखाव, ठीक है। उसको रखना, उसको मतलब कहते हैं ना मेंटेनेंस एंड रिपेयर वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। वो किसी से उधार भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि धान की खेती का टाइम और नील की खेती का टाइम सेम ही होता था, ठीक है। इसलिए किसानों को अपनी खेती करने के लिए, अपने काम करने के लिए हल की ज़रूरत होती थी। वो तो 1 हल से या 2 हल से अपना निपटा देते थे, बट नील के लिए आपको बड़े पैमाने पे खेती चाहिए, बड़ी ज़मीन चाहिए, बड़े पैमाने पे आपको मज़दूर चाहिए, और मज़दूर अगर काम कर रहे हैं तो आपको हल और बैल भी चाहिए ही चाहिए। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाते थे। यहाँ पे जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, कि निज खेती को फैलाने में वो लोग क्यों हिचकिचाते थे, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिलता है कि इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी, ठीक है, और बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। इस वजह से वो लोग निज खेती का विस्तार करने से कतराते थे, हिचकिचाते थे। सो गाइस, अब देखते हैं हम नील की खेती का दूसरा एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट हमने देख लिया, निज खेती व्यवस्था। अब दूसरा देखते हैं रैयतों की ज़मीन पर खेती नील की। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या फिर एक सट्टा करते थे। अनुबंध एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते थे। और कई बार तो वे मुखियाओं को भी बोल देते थे, भाई तुम कर लो हमारी साइड से, रैयतों की तरफ से। रैयत कौन होते हैं? ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा है। रैयत किसे कहते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो रैयतों की साइड से मुखियाओं को भी अपॉइंट कर दिया जाता था। फिर वो लोग अनुबंध पे दस्तखत कर देते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते थे, और कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था।
बस उसकी शर्त थी कि कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी ज़मीन के 25% हिस्से पे तो कम से कम नील की खेती करनी ही करनी थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे और मिट्टी को तैयार कराने, बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों का होता था। ठीक है, काश्तकारों का की जिम्मेदारी होती थी ये सारे कार्यक्रम सेट करना। ठीक है, और कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी और रैयतों को नया कर्ज मिल जाता था। इस तरह से रैयत व्यवस्था में नील की खेती की जाती थी। और ये देखिए एक छोटा सा प्यारा सा साइट कि हमारे प्राचीन भारत में नील की खेती किस तरह से की जाती थी। और यहाँ पे एक पॉइंट और निकल कर आता है कि भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। ठीक गाइस, इसे एक छोटी सी स्टोरी भी याद आती है। मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, तो एग्जैक्टली आप उसको रिकॉल कराने की मुझे कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक याद है कि एक लोमड़ी थी और जंगल से भाग के वो कहीं पता नहीं भाग रही थी और नील का कोई टब पड़ा हुआ था, वो नील में गिर गई। तो लोगों को लगता था कि भेड़िया आ गया, कुछ हिसाब से एक कहानी थी ना। और संस्कृत में भी है, जो संस्कृत की बुक्स है जो विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसमें उसको श्रृंगाल बोला जाता था कि एक संस्कृत में है कि श्रृंगाल है और वो नील के उसमें गिर जाता है। संस्कृत की स्टोरी है और इसको हिंदी में भी हमने पढ़ी है, उसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस आप इसमें छोटी सी हेल्प कीजिएगा मेरी। और जैसे हमें ये भी शो होता है कि नील की खेती हमारे भारत में किस लेवल की थी कि उसके ऊपर कहानियाँ भी सेट कर दी गई एक लोमड़ी की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नील का उत्पादन हमारे इंडिया में कैसे किया जाता था। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको ध्यान से देखना। ठीक है वेट्स, होद, इसको कहीं कहीं इसको होदी भी बोला जाता है। ठीक है, जो हरियाणा की साइड है वहाँ पे भी होज या फिर होद या होदी ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये पता क्या होता है, नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में समझे, एक जनरल लैंग्वेज में समझे, एक ऐसे करके कुंड होता था जो बहुत गहरा होता था और इसमें आप कोई भी लिक्विड इकट्ठा कर सकते हो। और यहाँ पे इस होद का, इस होदी का या फिर इस हौज का यूज़ किया जाता था नील बनाने के लिए। ठीक है, रंगने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, पहली कुंड में क्या किया जाता था, पहले कुंड में नील के जो पौधे की पत्तियाँ थी, जो लीव्स थी, उसको डाल दिया जाता था गर्म कुंड में, मतलब गर्म पानी में, और कई घंटे तक छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और सेकंड वाली होदी में क्या किया जाता था, उसको छान लिया जाता था। ठीक है, अब उसकी जो पत्तियाँ है, उसके कण हैं, अब आपको तो एक पर्टिकुलर कलर चाहिए ना, अब कलर में आप इम्प्योरिटीज़ या फिर अशुद्धियाँ तो नहीं रहने देंगे, उसको छानना भी पड़ेगा। तो पहले लीव्स को डुबाते थे फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में उसको छाना जाता था। और पहले वाली होदी या फिर पहले वाली होद के जस्ट नीचे दूसरे वाली होद होती थी। ठीक है, क्योंकि ऊपर लीव्स का काम हो गया और नीचे छानने का काम हो गया। दूसरी होद में, ठीक है, बीटर वॉच में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था ताकि भाई ये जम ना जाए, जो इसमें से कलर छूटा है ना वो जम ना जाए, और पेंडलों से खंगाला जाता था, मतलब उसको ना चलाते रहते थे ताकि वो मिक्सअप सा हो जाए अच्छे से। बाद में ये जो लिक्विड होता था ये हरा और उसके बाद ये नीला हो जाता था, तो होद में चूने का पानी डाल दिया जाता था धीरे धीरे। ठीक है, अब हमारे पास एक लिक्विड तैयार हो गया है, बट हम उसको चाहिए एक सॉलिड फॉर्म में।
ठीक है, हमारे पास एक द्रव्य तैयार हो गया है, अब हमें उसको एक ठोस रूप चाहिए। तो उसको वो ठोस रूप देने के लिए उसमें चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी, साफ पानी ऊपर आ जाता था, साफ पानी किया साइड और नील हमारा तैयार हो जाता था। कहाँ? होद की सतह में। ठीक है, चलो हम यहाँ पे एक नीला कलर यूज़ करते हैं जब हम नील के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, होद में नीचे ऐसे करके ना नीला कलर हमको मिल जाता था, बट इसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती थी, तो उसको एक दूसरे कुंड में निथार लिया, मतलब उसको एक तरह से छानना। जो निथारना होता है ना, वो भी एक अलग एक टेक्निक होती है छानने की। तो दूसरे कुंड में उसको निथार दिया जाता था और फिर उसको अच्छे से निचोड़ के उसको बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। और नील के प्रोसेसिंग का एक लास्ट पार्ट हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। ठीक है, कि कैसे जो ये पीछे वाला बंदा है ये नील के गट्ठर लेके जा रहा है, मतलब लुगदी उसको लेके जा रहा है, और जो ये आगे वाले हैं ये क्या क्या काम कर रहे हैं एक बार इसको आप ठीक से देख लीजिएगा, और इस वाले बंदे का भी काम देख लीजिएगा, बेचारा ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो आप देखते रहना, देखने में भी मत लग जाना, इसमें ही मत खो जाना, आगे भी चलना है हमें। तो ये देखने के बाद अब आगे चलते हैं हमारे, क्या अभी कोई दूसरा पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये वाला पार्ट रहता है, पहले इसको कवर करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम नील की खेती क्या करते थे, बट उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ गई, जो नील की जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा गहरी होती थी, जिससे जो मिट्टी की उपजाऊ होती थी ना, उपजाऊ जो क्वालिटी थी वो सारे खींच लेते थे। उसके बाद उसमें धान की या फिर हम बोल सकते हैं चावल की खेती करने के लिए उस मिट्टी में पावर नहीं रह जाती थी कि वो चावल उगा सके। कर्जे शुरू में तो अच्छे लगते हैं, बाद में सर दर्द देते हैं। ठीक है, तो पहले तो किसानों को अच्छा लगा कि ये हम कर्जा ले लेंगे, काम कर लेंगे, पैसा मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, और कर्जा लिया, उसमें खुद फंस गए और फिर बस फंसते ही चले गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी नील की खेती में। सो गाइस, अब बारी है हमारे भारतीय इतिहास के सबसे फेमस विद्रोह को पढ़ने की। कौन सा? नील विद्रोह बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे भारतीय इतिहास का, स्पेशली हमारे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है नील विद्रोह का। ठीक है, यहाँ पे ईयर देख लीजिएगा, मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, क्योंकि कर्जा ज़्यादा बढ़ रहा था और जो मालिक थे वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। जैसे तलवार, भाले, तीर कमान लेके नील के फैक्ट्रियों पे लोग, पुरुष हमला करने लगे, लेडीज़ अपने बर्तन लेके उस पर अटैक करने लगी, और बगान मालिकों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि भाई बगान मालिक हैं वो अपने एजेंट्स की पिटाई कर रहे हैं, वही रैयतों को परेशान कर रहे हैं। रैयतों ने कह दिया कि हम तो कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेंगे और नील की खेती के लिए तो नहीं लेंगे, और नहीं बगान मालिकों के लाठियों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे, क्योंकि यहाँ से विद्रोह शुरू हो गया। जब अपोज स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा मारधाड़ और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है। बट अब हमें ये देखना है कि सोर्स कहाँ थी, क्योंकि बगावत हर कमज़ोर इंसान कर दे नहीं होती ताकत, कभी कभी ही बगावत होती है, कभी कभी ही विद्रोह होता है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत कैसे हुई। उन्होंने स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं को भी समर्थन मिल सकता है, ऐसा किसानों को लगा, और उन्हीं लोगों ने, उन्हीं मुखियाओं ने या फिर उन्हीं स्थानीय ज़मींदारों ने किसानों को इकट्ठा किया था इस विद्रोह के लिए, इस बगावत के लिए, तो आमने सामने की लड़ाई के लिए। इस वजह से इन किसानों को ताकत मिली थी विद्रोह करने की,
तो कई स्थानों पे रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमते थे। जमींदारों की इस बात से परेशान थे कि मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है। और ये बात आपने हमेशा ही देखी होगी कि अगर किसी इंसान की ताकत बढ़ रही है और उसका अपोज करने वाला कोई भी नहीं है तो वो हमेशा ही नेगेटिव वे में जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ किसानों को ये लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी इनकी हेल्प करेगी, क्योंकि 1857 के महान विद्रोह के बाद अंग्रेज भी डरे हुए थे कि अगर दूसरा विद्रोह ऐसा हो गया तो हमारे हाथ से भारत की सत्ता निकल जाएगी। तो इस वजह से किसानों को या फिर रैयतों को लगता था कि उनको ज़मींदारों का, यहाँ के मुखियाओं का या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। इस वजह से वो लोग बगावत करने के लिए रेडी हुए। और जब बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। ठीक है, और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। तो बरसात में मतलब थोड़े टाइम बाद मैजिस्ट्रेट एशले ईडन, इम्पॉर्टेंट नेम, मैजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी कर दिया कि बोल दिया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और इस नोटिस से लगा कि किसको, किसानों को, कि रानी विक्टोरिया ने बोल दिया कि भाई नील की खेती नहीं करनी है। और ईडन किसानों को शांत करने के लिए विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। और इसकी कार्रवाई से किसानों को ये लगा कि भाई ये लोग हैं जो अंग्रेज हैं वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बट जैसे जैसे विद्रोह बढ़ा, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल दिए, मतलब जो नील विद्रोह था उसका सपोर्ट करने के लिए चल दिए। और उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर ज़बरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखना भी शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम तक हमारे इंडिया में लिटरेसी स्टार्ट हो चुकी थी, पढ़ना लिखना थोड़ा सा कहीं इम्पोर्टेंट माना जाने लगा था। और जब सरकार ने देखा कि स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए सेना भी बुलानी पड़ी। एक नील आयोग का गठन किया गया और उसके बाद मालूम पड़ा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो उस प्रॉब्लम की जड़ है वो कौन थे, बगान मालिक। आयोग ने बोल दिया कि नील की खेती की रैयतों के लिए कोई फ़ायदेमंद सौदा नहीं है। इस बार का जो अनुबंध है देखो वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा, अगली बार के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। और बस फिर क्या था, फिर तो सब कुछ शुरू हो ही गया था। नील का उत्पादन धराशायी हो गया, कृत्रिम रंगों का उत्पादन होने लगा था, व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित होने लगा था। बट फिर भी कहीं होती ना उम्मीद, तो उत्पादन फैलाने में सफल तो रहे थे लोग। बट जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उनको बोला चंपारण आकर कि आप देखिए यहाँ पे नील किसानों की कितनी बुरी दुर्दशा है। महात्मा गांधी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ देखा कि क्या हालत बना रखी है बगानों के मालिक ने। तो महात्मा गांधी ने मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत कर दी। और यहाँ पे एक छोटा सा हाईलाइट दे रखा है कि भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ठीक है, और फिर ये कुछ राइटर्स है, कुछ क्रांतिकारी है जिन्होंने ये सब लिखा है, आप ये सब देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और नील आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये, तो इसको आप बहुत अच्छे से अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो अगर इससे से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भी और हमारी कोचिंग की परंपरा के अनुसार भी, कोचिंग क्या NCERT की परंपरा के अनुसार, अब चलिए पड़ोसियों के यहाँ घूम के आते हैं। अपने घर का तो देख लिया क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, ज़रा पड़ोसियों की भी तो खबर ले ली जाए। वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन
18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी मिशनरी जो इस राइटर ने, नेम ध्यान से देख लीजिएगा, कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और वहाँ की स्थिति के बारे में, वहाँ के लोगों के काम करने के तरीके के बारे में वहाँ देखकर उन लोगों ने, उस राइटर ने लिखा है कि ये वाली तस्वीर लबात की है और एक पुस्तक, लबात की एक पुस्तक से ही ली गई है। और इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाईं सिरे पे आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को शेल्टर वॉट्स में डाल रहे हैं और एक और मजदूर मशीनी चरखे से घोल को घुमा रहा है। ठीक है, 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पे नजर रख रहा है। ये था वेस्ट इंडीज का एक राइटर बेप्टिस्ट लबात, जिसने वेस्ट इंडीज